हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस क्लास में बात करेंगे अपन राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। राजस्थान की जो 2011 की जनगणना है उसके आंकड़े इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सारी बातें लगभग 99% बातें हैं वो 2011 की जनगणना के आसपास रहेगी। कुछ तो देख लेते हैं शुरू में। जैसे प्रस्तावना में अगर अपन इंडिया लेवल पर अगर बात करें, क्योंकि राजस्थान भारत का एक अभिन्न भाग है तो बात वहीं से शुरू होगी। तीन ऐसी मतलब इतिहास की बातें हैं जिनको ध्यान रखना जनगणना के मामले में। एक तो जैसे प्राचीन काल में जनगणना का सबसे पहले जिक्र किस किताब में मिलता है हमें, तो उपलब्ध जो साहित्य है उसमें अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो उसमें मिलती है। उसके बाद मध्य काल में अगर बात करें तो अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी इसमें, और ये लगभग 15वीं-16वीं सदी की बात है ये। और आधुनिक काल की अगर बात करें तो 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो द्वारा अपने भारत में जनगणना मतलब करवाई गई थी। ये अव्यवस्थित थी और पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको व्यवस्थित करवाया गया था। तो ये तो प्राचीन वाली बात हो गई। अब यहाँ से कोई प्रश्न बनने की संभावना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि इस तरह से इस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी। और क्या बातें हैं, वैसे एक महत्वपूर्ण बात है ये, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जनगणना वाला जो विषय है वो संघ सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि जनसंख्या अलग विषय है और जनगणना अलग विषय है। तो जनगणना जब नाम आए उस समय आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है काम, जो भी कानून वगैरह बनाने हैं सारा मामला। और कहाँ है, संविधान में 7वीं अनुसूची में है ये। 1948 में अपने यहाँ जनगणना अधिनियम आया था और 93 में एक नेशनल लेवल पर जनसंख्या का आयोग बना था, जिसको राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के नाम से जानते हैं अपन। 1993 में बना था ये। और जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है, तो भले वो राजस्थान हो चाहे केरल हो, पूरा का पूरा भारत है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह मंत्रालय है, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना करवाई जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये प्रस्तावना की बात हो गई। अब 2011 की जो जनगणना है वो क्रम में कैसे है, तो अगर व्यवस्थित से अपन काउंट करते हैं तो वो 15वीं है, और जो 1872 की है उसी को अगर काउंट कर लें अपन तो वो उस हिसाब से 15वीं है, एक ज्यादा हो जाएगा मतलब। और आजादी के बाद 7वीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। ऐसे यह भी प्रश्न आ सकता है कि आजादी के बाद की कौन से नंबर की 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की है। तो आप समझ पा रहे हैं, वैसे 1947 में अपना भारत आजाद हुआ था, तो उसके बाद 1951 में गणना हुई थी। उसके बाद फिर 61 हो गया, फिर 71 हो गया, फिर 81, ऐसे ही 91 हो गया, 2001 हो गया, और ये अपना 11। तो पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्रता के बाद की 7वीं है। तो इस तरह भी आप ये वाला प्रश्न है उसको तो ध्यान रख ही सकते हैं। इस तरह काउंट करके भी परीक्षा में सही कर सकते हैं, अगर पूछा जाएगा तो ये कर देंगे। और अब चूंकि ये अभी 2021 चल रहे हैं और 10 साल हो चुके हैं पिछली जनगणना को, तो अब नई मतलब जनगणना होने वाली है। तो इस हिसाब से प्रश्न एक ये भी पूछा जा सकता है, करंट के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, पूरा पूरा अधिकार है, पेपर जो भी बना रहे हैं उनके पास ये अपना टॉपिक है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। वहां ये पूछा जा सकता है कि 2021 में होने वाली जो जनगणना है उसका क्रम कौन सा है। तो अव्यवस्थित रूप या क्रमानुसार अपन काउंट करें तो 16वीं हो जाएगी, फिर व्यवस्थित में 15वीं हो जाएगी, और आजादी के बाद फिर अगर काउंट करें तो 8वीं जनगणना हो जाएगी। ये सारी बातें थोड़ी ध्यान रखनी है, परीक्षा के हिसाब से कहीं लिखी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन कोई ऐसा बाई चांस में प्रश्न बन जाए तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे। 21वीं सदी की दूसरी कैसे भाई, 2001 की पहली हो गई, फिर 11 की दूसरी, तो दूसरी, और 2021 की कौन सी होगी, तो 21वीं सदी की तीसरी। 15वीं जनगणना का बजट कितना था, 2200 करोड़। कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, बस डिटेल के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जनगणना करने में, केवल लोगों को काउंट करने में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए थे सरकार ने उस समय 2011 में, और हर व्यक्ति पर 18 रुपए और 19 पैसे का खर्चा आया था। और कितने जिले शामिल हुए थे उस समय, तो 640 जिले। अब जिलों की संख्या बढ़ चुकी है, 714 हो गई है। जनगणना का शुभंकर, ऐसे जो उसका एक मतलब कह सकते हैं, जिस चित्र को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि हाँ ये जनगणना के बारे में, तो वो प्रगणक शिक्षिका का एक चित्र था। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना आप, 11 की बात है ये, 2011 की जनगणना में जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका, और उसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी याद रखना पक्का। अब बात करते हैं जो 11 की जनगणना, उसमें कोई अलग बात रही हो ऐसी जो आउट ऑफ कहा जा सकता है, जिसको जो नॉर्मली नहीं चली आ रही थी, पहली बार ही इस तरह की घटना हुई, या कोई
मतलब खास बात रिपीट हुई तो वो चीजें, तो उसमें एक तो एनपीआर है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये पहली बार बनाया गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके अलावा पहली बार घरों को काउंट किया गया, कितने घर हैं। फिर किन्नर जो होते हैं उनको पहली बार काउंट किया और पुरुषों की श्रेणी में उनको रखा गया, मतलब काउंटिंग में जो उनका जो डाटा है वो पुरुष वाले सेक्शन में काउंट किया गया। और जातीय जनगणना दूसरी बार हुई थी, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, 2011 में दूसरी बार जातीय जनगणना हुई थी। इससे पहले एक बार 1931 में जाति आधारित जो जनगणना है वो हो चुकी थी अपने आप, और 2 चरणों में हुई थी। ये केवल ये ध्यान रखना है कि 2 चरणों में जनगणना पूरी हुई थी, ये तारीखें वगैरह कभी पूछते नहीं है परीक्षा में। ओके, आगे आ जाते हैं अपन राजस्थान में जो डाटा अपने को याद रखने हैं। वैसे परीक्षा में बीएससीसी का लेवल इतना की है कि इतना हाई लेवल का कोई प्रश्न आएगा नहीं। तो बातें क्या हैं, अब जैसे एक तो सीधा प्रश्न पूछ लिया कि जनसंख्या कितनी है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। 685 यहाँ दे रखा है, 685 48,437। ये अपने राजस्थान की जो अंतिम आंकड़े 13 मई मतलब 2013 में, मई 2013 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे अंतिम आंकड़े, उसके अनुसार 6,85,48,437 व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और इसमें फिर जिला वाइज प्रश्न बनते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो जयपुर की है। सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो वो जैसलमेर की है। तो ये दोनों नाम तो आपको पक्के याद रखने, ये एसटीसी के लेवल का मामला है, 100% याद होने ही चाहिए। अगर आप पेपर दे रहे हैं मतलब आपको पक्का रटा हुआ होना चाहिए ये। और अगर इससे थोड़ा आप बायोंड जा सकते हैं तो दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का नाम भी ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे एग्जाम में ट्रेंड ऐसे बनने लग गया है कि दूसरा या तीसरा पूछ लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात ही है अगर याद करेंगे आप। तो प्रतापगढ़ सिरोही का नाम इधर ध्यान रखेंगे, उधर जोधपुर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अलवर, चौथे नंबर पे नागौर है। फिर बात करते हैं अपन भारत की तुलना में जो जनसंख्या है अपनी, तो अगर भारत की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का परसेंट निकाले तो 5.67 है। एक तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। और दुनिया में अगर तुलना करें दुनिया की जनसंख्या से तो 1% लगभग है। ये लगभग है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं है आंकड़ा, क्योंकि उधर वो मतलब 6-7 अरब उधर और इधर अपने यहाँ करोड़, तो 1% लगभग बैठता है ये 6 का आंकड़ा। और स्थान कौन सा है इसको पक्का याद रखना है। भारत में अपना जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो वो याद रखना आपको 8वां स्थान है। 2011 की जनसंख्या में कुल सर्वाधिक बढ़ोतरी जयपुर, स्वाभाविक सी बात है, ये याद रह जाएगा आपको क्योंकि जनसंख्या भी वहां की सबसे ज्यादा है। फिर बात करते हैं 0 से 6 वर्ष वाला जो आयु वर्ग है उसकी हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में कितनी है, तो 15.54 है। थोड़ा सा ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात। और पुरुष जनसंख्या कितनी है, 51.86% है। महिला जनसंख्या कितनी है, तो वो 100 में से घटा लेंगे तो 48.14%। इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो 2001 से 2011 के बीच में जो रही थी 21.30%। ये भी पक्का याद रखना है, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 21.30 बताएंगे आप, 21.30। और सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ की रही, तो ये अगर मतलब कोई विद्यार्थी ऐसा होगा बाई चांस में जिसने वीडियो नहीं देखा और नोट्स से बना लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था। नंबर 1 रहा था अपना बाड़मेर, जहाँ 32.5% जो अपनी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो सब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अगर पूछा जाए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो बाड़मेर ध्यान रखना है। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए तो श्रीगंगानगर, जहाँ केवल 10% जनसंख्या बढ़ी। और फिर दूसरा तीसरा नाम अगर याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऋणात्मक बढ़ोतरी वाला जो दशक रहा, ये कुछ बातें इतिहास की हम कर लेते हैं जिनके आधार पर भी बाई चांस में कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो थोड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए। एक बार ऐसा भी हुआ था जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, वो दशक था 1911 से 21 का। उस समय अकाल, प्लेग वगैरह ऐसी समस्याएं रही थी, तो 6% जनसंख्या अपनी कम हो गई थी, -6.29% उस समय की दर रही थी, जनसंख्या दर रही थी। फिर सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक परसेंटेज के हिसाब से अगर काउंट करते हैं तो 71-81 है, और जनसंख्या के हिसाब से काउंट करें तो 91 2001 है। तो कुल जनसंख्या में ओवरऑल में अगर प्रतिशत के हिसाब से लगाएं अपन अनुमान, तो 32.97% जनसंख्या बढ़ी थी अपनी 1971 से 81 के बीच में। उसके पीछे भी कुछ कारण ऐसे मतलब याद रखेंगे आप, तो जैसे आज हम क्लास में बात कर रहे थे हरित क्रांति के बारे में, और ये हो गया। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे अवेलेबल हो रही थी, तो उस समय जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो बढ़ी थी।
और संख्यात्मक आंकड़ा अगर देखें तो 1991 से 2001 के बीच में 125 लाख व्यक्ति बढ़े थे। 1901 से 2011 के बीच कुल अपनी जो जनसंख्या है वो 566% बढ़ी है। और 1901 में अपनी जनसंख्या कितनी थी, तो वो केवल 1 करोड़ थी, 1.029 करोड़, और अभी हो गई 685, अभी देखा हमने 48,437, तो वो इसकी 6.66 गुना है 1.029 की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ प्रश्न कौन सा आएगा नहीं आएगा ये भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट है जो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा दशक रहा था, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए, ये इतना जरूरी नहीं है। फिर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो ये आंकड़ा तो आप फिट कर लीजिए दिमाग में। जनसंख्या घनत्व अपने राजस्थान का कितना है, तो 200 है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो जयपुर का है 595, भरतपुर का है 503। और न्यूनतम की अगर बात करें सबसे कम कहाँ का है, तो जैसलमेर का है, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये याद ऐसे रखेंगे आपकी जैसलमेर में क्षेत्रफल तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जितना है, जनसंख्या केवल 6-7 लाख, उस हिसाब से 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति आते हैं। और उसके अलावा बीकानेर दूसरे नंबर पे 78 है, बाड़मेर का 92 है 92। तो याद रख लेना, ये 3 ऐसे जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जहां 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। और कभी हो सकता है जैसे ऐसे पढ़ रहे हैं उस समय किसी विद्यार्थी के मन में आ जाए कि अपने भीलवाड़ा का क्या हालचाल है, तो भीलवाड़ा का जो जनघनत्व है वो 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब परीक्षा में तो कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए। मरुस्थलीय जिलों का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कारण मैंने बता दिया, वहां पर जो पेयजल वगैरह है इसकी समस्या रहती है, फिर आंधियां, वो पूरा मामला गड़बड़ है उधर का, इस हिसाब से वहां जनसंख्या कम। फिर सिरोही और टोंक के बारे में थोड़ा सा ये पूछेंगे नहीं, लेकिन आप मतलब इसको एज ए फन ऐसे समझ लीजिए। राजस्थान का जो जनघनत्व है उसके लगभग है सिरोही का, जैसे राजस्थान का 202 है, तो नहीं, राजस्थान का 200 है, सिरोही का 202 है, फिर टोंक का 2 कम है 198, तो ये लगभग राजस्थान के बराबर का मामला हो गया। फिर बात करते हैं अपन लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात 928 है, 928 है अपने मतलब राजस्थान का ओवरऑल, ये ध्यान रखना आपको। और फिर इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम पक्का याद रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994, ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। और सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का 846, ये भी आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए। फिर क्रमशः में दूसरा तीसरा अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे राजसमंद है 990, 4 कम है उससे। फिर यहाँ 987 है पाली, फिर प्रतापगढ़ 983 है। आगे कोई जरूरी नहीं है भले, लेकिन 2 या 3 नंबर तक अगर याद रख लें तो, चाहे आरोही अवरोही वाला मतलब ऐसा प्रश्न भी बन सकता है जिसमें आरोही अवरोही क्रम बताना हो हमें, तो वो भी आपका सही हो जाएगा, और दूसरा बाई चांस पूछ लिया तो वो भी सही हो जाएगा। और न्यूनतम में फिर धौलपुर के बाद जैसलमेर का नंबर आता है, फिर करौली, फिर भरतपुर। ओके, और लिंगानुपात वो ओवरऑल देखा था, उसी के साथ साथ एक मतलब और 0 से 6 वर्ष वाला भी काउंट करते हैं, शिशु लिंगानुपात कहते हैं उसको, तो वो राजस्थान का ओवरऑल 888 है। और इसमें सर्वाधिक है बांसवाड़ा का 934 और न्यूनतम है झुंझुनू का। तो यहाँ आंकड़े बदल गए हैं, अभी हमने जब लिंगानुपात पढ़ा था उसमें सर्वाधिक पढ़ा था डूंगरपुर का 994 और न्यूनतम पढ़ा था धौलपुर का 846। अब यहाँ आंकड़े बदल गए हैं, टॉप में आ गया इधर बांसवाड़ा 0 से 6 साल की जो आयु वर्ग है उसमें, और न्यूनतम में आ गया झुंझुनू जिसका की लिंगानुपात 837 ही है, जो शिशु लिंगानुपात है वो, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ भीलवाड़ा का नाम आ गया इधर तीसरे नंबर पे शिशु लिंगानुपात में, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात में अपने भीलवाड़ा का नंबर आता है तीसरे नंबर पे। और इसमें भी एवरेज आता है उसमें शायद नहीं, जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो 928 है भीलवाड़ा का, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने राजस्थान का जो मुख्य निकालते हैं अपन लिंगानुपात, उस समय 928 आंकड़ा आता है, और भीलवाड़ा का भी एक आंकड़ा उससे मिलता जुलता है, तो इस हिसाब से मुझे ध्यान में रह गया, कहीं इसको याद नहीं रखना, वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी। आगे चलते हैं अपन, और क्या बातें हैं। सभी राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम है, तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कभी किताब में नहीं पढ़ेंगे आप, कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन प्रश्न बनाने वाले ऐसे बना सकते हैं। जैसे एक सीधा प्रश्न आ गया, राजस्थान के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है,
बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, तो उसमें 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं और लास्ट वाला ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 1000 से ज्यादा का लिंगानुपात रहा हो। और औसत लिंगानुपात 928 है और देश का औसत है 943। इन दोनों का अंतर वाला प्रश्न आ सकता है कि भारत के औसत लिंगानुपात से राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना कम है। तो 943 में से 928 आप माइनस कर लेंगे तो ये आंकड़ा बैठता है आपका 15 का, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा एक प्रश्न अभी मतलब चर्चा भी हुई थी इसकी शायद आज ही, और ये प्रश्न हो सकता है मतलब इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि 2001 और 2011 में कितने का अंतर आया लिंगानुपात में, कितने पॉइंट बढ़ा हो, तो प्लस हुआ था 7 है ना, 921 से 928 हुआ, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण लिंगानुपात पाली का 1000 से ज्यादा, 1000 का आंकड़ा केवल अपन इसी जगह देखते हैं बस, 1003 पाली का ग्रामीण लिंगानुपात जो 1000 से ऊपर है और एकमात्र जिला ही है ऐसा। और शहरी में सर्वाधिक टोंक जिले का है 985। पाली और टोंक को याद रखना है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है, तो पाली है। शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है, तो टोंक। और आंकड़ा भी ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1003 पाली के ग्रामीण लिंगानुपात का है और 985 टोंक के शहरी लिंगानुपात। इसके बाद बात करते हैं अपन साक्षरता की। तो एक तो साक्षरता का मतलब अपने यहाँ गजब ही है भारत में। भारत में कोई व्यक्ति अगर अपना नाम लिखना जानता है और पढ़ लेता है ऐसे मतलब नाम वगैरह, तो उसको साक्षर मानते हैं अपन। जिसको अक्षर ज्ञान हो बस वो साक्षर हो गया। तो इसी कारण अपने यहाँ थोड़े आंकड़े हैं उनमें थोड़ा जोल मोल रहता है। बात करते हैं अपन यहाँ का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है ओवरऑल वाला, वो है 66.1। इसको पक्का याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। एसटीसी में ऐसे प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 99% रहती है। अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनाना है साक्षरता में तो एसटीसी में पहला प्रश्न यही बनेगा कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 66.1 आप दिमाग में फिट कर लेना बिल्कुल। फिर सर्वाधिक की बात करें, अगर थोड़ा इससे आगे जाएंगे एग्जामिनर पेपर बनाने वाले, तो कोटा में सर्वाधिक जनसंख्या है 76.6%। और मिनिमम जो है जनसंख्या बोल गया मैं, साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा में है 76.6%। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो जालोर में है केवल 54.9%। ओके, फिर दूसरा तीसरा अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, जयपुर है, फिर तीसरे नंबर पे झुंझुनू, फिर सीकर। और इसी तरह न्यूनतम में जालोर के बाद थोड़ी सी ज्यादा सिरोही में है, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। और इसमें भी पुरुष और महिला साक्षरता भी आपको याद रखना है, ये भी मतलब एक सॉलिड प्रश्न बनता है यहाँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। पुरुष साक्षरता अपनी यहाँ की 79.2% है और उसमें सर्वाधिक झुंझुनू और न्यूनतम प्रतापगढ़। ये दोनों नाम याद रखने आपको, ऐसा कोई डीप प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन नाम जिले का आपको कम से कम पता होना चाहिए। और महिला साक्षरता अपने यहाँ 52.1% है। तो 3 आंकड़े हो गए अपने पास, 66.1 ओवरऑल हो गया, फिर 79.2 पुरुष साक्षरता हो गई और 52.1 है अपनी महिला साक्षरता राजस्थान की। और फिर जिलों का भी ध्यान रखना है, इसमें सर्वाधिक में कोटा आया था, इसमें सर्वाधिक में वापस से ध्यान रखना थोड़ा सा, कोटा रिपीट नहीं है, झुंझुनू है, फिर इसमें वापस से कोटा, यहाँ आगे देखेंगे अपन 66.11% कोटा में है। और फिर न्यूनतम में भी आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम में हमने अभी काउंट किया था यहाँ पर जब देख रहे थे हम, जालोर केवल 54%। और उसके बाद फिर पुरुष और महिला साक्षरता में आपको न्यूनतम वाला नाम ध्यान रखना है। न्यूनतम में यहाँ दोनों ही एक ही मतलब लगभग इनका आंकड़ा सेम है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दोनों ध्यान रखेंगे। और महिला साक्षरता में न्यूनतम में कौन सा जिला है, तो जालोर। इसके अलावा आगे दोनों महिला साक्षरता में जैसे दूसरे नंबर पे जयपुर है, तीसरे पे झुंझुनू है, और न्यूनतम में जालोर से थोड़ी ज्यादा एजुकेशन वो सिरोही जैसलमेर, दोनों का आंकड़ा सेम, फिर बाड़मेर। और क्या बातें हैं खास, साक्षरता दर के मामले में एक अजीब सी बात है जो मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आया है, 2011 से ही पढ़ रहा हूं मैं, तो ये जब जनगणना के आंकड़े आए थे उस समय से। बात यहाँ ये है कि मतलब कि बाड़मेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ साक्षरता दर कम हुई है। मतलब पहले साक्षरता दर ज्यादा पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे कम हो गए वहाँ, तो थोड़ा अजीब ही है, लेकिन है तो याद रखना आप, बाड़मेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पर साक्षरता दर ऋणात्मक रही, कम हुई, बाकी सभी जिलों में धनात्मक रही, बढ़ी आगे। करौली की साक्षरता दर 66.2 है, मतलब कि अपनी राजस्थान की 66.1 है, तो उसके आसपास ही है, इस हिसाब से ये पॉइंट यहाँ बन गया, ध्यान रख लेना आप। तो भीलवाड़ा की भी 67 लगभग, थोड़ी सी ज्यादा है।
और बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या कुल 5.15 करोड़ और शहरी 1.70 करोड़, ऐसे आंकड़ा ध्यान रख लेना। ये परसेंटेज वाला जो दूसरा पॉइंट है इसको आपको पक्का याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1 है, फिर 75.1 को आप 100 से माइनस कर लो तो 24.9% वो शहरी जनसंख्या है। फिर जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी दोनों ही जयपुर में है। नॉर्मली जनसंख्या वहां है तो फिर दोनों ही ज्यादा होनी है। और परसेंटेज के हिसाब से अगर ग्रामीण जनसंख्या का अपन निकालेंगे परसेंटेज, तो वो डूंगरपुर में सर्वाधिक है, न्यूनतम कोटा में। और हाँ, ग्रामीण का न्यूनतम कोटा में है ना, शहरी का सर्वाधिक। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, इसको वापस से देखते हैं। सर्वाधिक संख्या जयपुर में दोनों की हो गई। ओके, परसेंटेज के हिसाब से जब निकालेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में सर्वाधिक है और शहरी जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से कोटा में सर्वाधिक है। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में, और न्यूनतम जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से कोटा में और ग्रामीण और शहरी की अगर बात करें तो वो डूंगरपुर में। और लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 933 है, शहरी जनसंख्या का अनुपात लिंगानुपात 914 है। और नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित आंकड़े, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इससे संबंधित भी प्रश्न बनने की थोड़ी सी संभावना रहती है अपने। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज में अगर कुल जनसंख्या का परसेंटेज निकालें तो अनुसूचित जाति का है 17.8 और जनजाति का है 13.5। एक तो ये याद रखना आपको, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग कितने हैं तो 17.8% है, एसटी के लोग कितने हैं तो 13.5%। और इसी को फिर उसमें जनसंख्या में कन्वर्ट करें तो 122.21 लाख है इधर अपने एससी में, और एसटी में 92.38 लाख। प्रश्न पूछा नहीं जाएगा ऐसा, केवल परसेंटेज वाला आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला पहला पॉइंट ये पक्का याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है एससी की और उदयपुर में है एसटी की। फिर परसेंटेज में निकालेंगे तो एससी सर्वाधिक श्रीगंगानगर में, एसटी सर्वाधिक बांसवाड़ा में। न्यूनतम अगर बात करें तो एससी डूंगरपुर में जनसंख्या और एससी बीकानेर में। परसेंटेज में निकाले तो डूंगरपुर में न्यूनतम है अनुसूचित जाति एससी, और इधर एसटी की बात करें तो नागौर और बीकानेर में। लिंगानुपात एससी का 923 है और एसटी का 948 है। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और बाकी ये लगभग सारे ही प्रश्न हैं जो इतने जरूरी नहीं है, बस मेन ये आप ध्यान रख लेंगे। और एक थोड़ा ये दोनों फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से कौन से जिलों में इनका संकेंद्रण है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। धार्मिक जनसंख्या की अगर बात करें तो इसमें जयपुर का नाम 1, 2 और 3 जगह आ रहा है, यानी कि जैन, मुस्लिम और हिंदू, वो उनकी सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर में निवास करती है। तो ये तो आपका थोड़ा मामला कवर हो गया। उसके बाद दो और बच्चे हैं यहाँ जिनको हम पढ़ रहे हैं उसमें, तो ये भी आपका क्लियर कर देते हैं। देखो, श्रीगंगानगर पंजाब के पास में है तो सिख स्वाभाविक रूप से वहां होने हैं। और बांसवाड़ा में चूंकि जनजाति और ये ऐसे लोग रहते हैं तो उनका मतलब ईसाई मिशनरी वगैरह वहाँ एक्टिव थी, उस हिसाब से वहां पर जो जनसंख्या है वो कन्वर्ट हो गई थी और वहां पर जो ईसाई जनसंख्या है वो थोड़ी ज्यादा है। लिम्बाराम का नाम सुना होगा आपने, वो दक्षिणी राजस्थान के ही हैं, वो भी ईसाई हैं। बस इतनी सी बात है, अपना 23 मिनट में लगभग ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। और कुछ एक दो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कहीं नोट्स वगैरह में, गाइड में, किताब में हम नहीं पढ़ते हैं। एक कार्य सहभागिता दर वाला थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, कार्य सहभागिता दर। तो ये क्या होती है, तो कुल जनसंख्या में से कितने लोग हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, वो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने यहाँ राजस्थान में जो कार्य सहभागिता दर है वो 43.6 है। ये आंकड़ा आपको पक्का याद रखना है, प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है क्योंकि ये किताबों में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता आंकड़ा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और बाकी चीजों में भी जैसे पुरुष और महिला में आएगा तो पुरुष कार्य सहभागिता दर स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है, 50 से भी ज्यादा है। और शहरी और ग्रामीण में भी अगर बात करें तो शहरी जो कार्य सहभागिता दर है वो कम होती है, ग्रामीण कार्य सहभागिता दर है वो थोड़ी ज्यादा होती है। बस ये एक पक्का याद रखना आंकड़ा है 43.6 का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है तो 43.6। बस इतनी ही बातें हैं, इनको पक्का रट लेंगे। अगर आप पहला दूसरा स्थान है जैसे सर्वाधिक न्यूनतम वाला, तो आपका जो जनसंख्या वाला मामला ये टॉपिक है इसका मामला आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।